हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने पहली बार क्या योजना बनाई? गो फर्स्ट पर एनसीएलटी के फैसले का क्या असर देखने को मिला? मैनकाइंड फार्मा पर क्यों हुई आईटी की छापेमारी? मुनाफे में गिरावट के बावजूद क्यों चढ़ा गुजरात गैस का शेयर? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों की। पहली खबर, गुरुवार 11 मई को अदानी ग्रुप को लेकर 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली ये कि अदानी ग्रुप नए सिरे से पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है। ग्रुप की 2 कंपनियों अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन की पूंजी जुटाने की योजना है और इस प्रस्ताव पर दोनों कंपनियों की बोर्ड की 13 मई यानी शनिवार को बैठक होने वाली है। 24 जनवरी 2023 को ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अदानी ग्रुप ने अपना एफपीओ वापस ले लिया था। इस बीच जेक्यूजी पार्टनर्स को ग्रुप कंपनियों में हिस्सा बेचकर 1.8 अरब डॉलर की रकम जुटाई गई थी और अब पहली बार बाजार का रुख किया जाएगा इन दोनों कंपनियों की ओर से। दूसरी खबर यह है कि मॉरिशस के वित्त मंत्री ने अपनी संसद में बयान दिया है कि अदानी ग्रुप में मॉरिशस से शेल कंपनियों के जरिए निवेश को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वह सभी आरोप निराधार हैं। इस खबर को अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर माना जा रहा है। और तीसरी खबर यह है कि शुक्रवार 12 मई को अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इन खबरों के बीच अदानी ग्रुप के शेयरों में गुरुवार को 1 से 5% की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरी खबर, गो फर्स्ट को लेकर 11 मई गुरुवार को 4 अलग अलग तरह की खबरें आई हैं। पहली ये कि गो फर्स्ट को लेकर बुधवार को आए एनसीएलटी के फैसले को विमान लीज पर देने वाली कंपनी एसएमबीसी एविएशन ने एनसीएलटी यानी ऊपरी अदालत में चुनौती दे दी है। एनसीएलटी ने अपने फैसले में गो फर्स्ट के दिवालिया आवेदन को मंजूरी दी थी। इस मामले में एनसीएलटी में 12 मई यानी शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। दूसरी खबर यह है कि एनसीएलटी के फैसले की वजह से एयरलाइन कंपनियों के लिए विमान को लीज पर लेने की लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एनसीएलटी के फैसले के बाद लेसर्स यानी विमान को लीज पर देने वाली कंपनियां अब 6 महीने तक गो फर्स्ट से विमान वापस नहीं मांग सकेंगी। तीसरी खबर यह है कि 24 मई से गो फर्स्ट फिर से उड़ानें शुरू कर सकती है। चौथी खबर यह है कि टाटा समूह की एयरलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनी एयर इंडिया ने एनसीएलटी का दिवालिया आवेदन फैसला आने से पहले गो फर्स्ट के कुल 700 में से 200 पायलट्स को नौकरी के लिए संपर्क कर लिया है और इन पायलट्स को एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स यानी रोजगार के प्रस्ताव भी दिए जा चुके हैं। तीसरी खबर, गुरुवार 11 मई को खबर आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईटी विभाग फार्मा कंपनी मैनकाइंड के दिल्ली के दफ्तर पर छापेमारी कर रहा है। हालांकि इस मामले में कोई जानकारी सामने नहीं है। इन खबरों के बीच घरेलू बिक्री के लिहाज से देश की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा का शेयर इंटरडे में 5.5% तक टूट गया था और क्लोजिंग करीब 0.25% की कमजोरी के साथ हुई, यानी कि निचले स्तरों से शेयर में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, क्योंककि कंपनी की ओर से बयान आया है कि इन छापेमारी के चलते कंपनी के कारोबार पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 1306 रुपये 65 पैसे का निचला स्तर भी छुआ था। गौरतलब है कि मंगलवार यानी 9 मई को ही शेयर की लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग काफी शानदार देखने को मिली थी। 1080 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले शेयर 1300 रुपये पर यानी 20% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था और शेयर ने 1430 रुपये का हाई भी टच किया था। 4326 करोड़ रुपए जुटाने वाला ये आईपीओ साल 2023 का अब तक का सबसे बड़ा इशू है, जो कुल मिलाकर 15.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। चौथी खबर, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सनोफी इंडिया के शेयर में गुरुवार को 9.5% की मजबूती देखने को मिली, बावजूद इसके कि बुधवार शाम को जारी हुए चौथी तिमाही के नतीजों में कंपनी का मुनाफा 20% घटा है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 238 करोड़ रुपए से 20.1% घटकर 190 करोड़ रुपए के आसपास रहा। हालांकि कंपनी की आय 707 करोड़ रुपए से 4.2% बढ़कर 737 करोड़ रुपए के आसपास रही और कामकाजी मार्जिन भी बढ़े हैं, 27.5% से बढ़कर 31.2% पर रहे हैं। पर शेयर में तेजी इसलिए रही क्योंकि नतीजों के साथ साथ कंपनी ने कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार के डीमर्जर को भी मंजूरी दे दी है। कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार में अलेग्रा, कॉम्बीफ्लैम, डीपुरा और एविल जैसे फेमस ब्रांड शामिल हैं। डीमर्जर के बाद बनी कंपनी का नाम सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड यानी SCHIL होगा। 31 दिसंबर 2022 तक कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार का कुल 728 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर था, जो कि कंपनी के कुल टर्नओवर का 28% हिस्सा है। सनोफी इंडिया के शेयर धारकों को हर एक शेयर के बदले में SCHIL का एक शेयर मिलेगा। SCHIL के 2024 की दूसरी छमाही में पूरी तरह से कार्यरत होने का अनुमान लगाया जा रहा है और डीमर्जर के पूरा होने के बाद विदेशी पेरेंट कंपनी सनोफी की दोनों कंपनियों यानी सनोफी इंडिया और SCHIL में 60.4% हिस्सेदारी होगी। पांचवी खबर, MG मोटर्स की अपने इंडिया कार बिजनेस में हिस्सेदारी बेचने के लिए कई सारी निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। इन संभावित निवेशकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL, हीरो ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्ट और JSW ग्रुप के साथ बातचीत चल रही है और ये कंपनी अपनी मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने के लिए भी तैयार हो गई है। दरअसल MG एक ब्रिटिश कार ब्रांड है जिसका मालिकाना अधिकार चीन की दिग्गज ऑटो कंपनी
SAIC के पास है और भारत चीन के बीच चल रही टेंशन के चलते इस कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी से नए निवेश के लिए नियामक मंजूरी यानी कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भरोसेमंद लोकल निवेशक को हिस्सा बेचकर कंपनी की अपने ग्रोथ के अगले चरण को पूरा करने की मंशा है। क्षमता विस्तार के इस चरण में कंपनी को गुजरात में नई फैक्ट्री लगाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है, जिसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारें बनेंगी। इस डील को लेकर बातचीत चल रही है और MG मोटर्स की इस साल के अंत तक सौदा पूरा करने पर नजर है। 2022 में कंपनी ने 48,000 कारें बेची थी और इस साल ये आंकड़ा बढ़ाकर 2 गुना करने का लक्ष्य है और इस साल के अंत तक मुनाफे में आने की भी उम्मीद लगाकर चल रही है कंपनी। छठी खबर, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रा और गोवा सरकार के बीच चल रहे विवाद से जुड़े मध्यस्थता मामले में रिलायंस इंफ्रा के हक में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रा को फरवरी 2018 में मिले 278 करोड़ रुपए के मध्यस्थता पुरस्कार के फैसले को जारी रखने का आदेश जारी किया है। यह मामला बिजली के भुगतान के बकाये से जुड़ा है, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस भुगतान से जुड़ी ब्याज दर को घटाया था, जिसके चलते कोर्ट की काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, यानी कि रिलायंस इंफ्रा के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। सातवीं खबर, बीते कुछ दिनों में भारतीय स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन में हो रही कमी के कई सारे मामले सामने आए हैं और अब इस कड़ी में ताजा मामला कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला का है। दरअसल अमेरिकी निवेशक वैनगार्ड ग्रुप ने ओला के वैल्यूएशन में 35% की भारी कटौती की है। वैनगार्ड ग्रुप ने पहले ओला की वैल्यूएशन 7.4 अरब डॉलर आंकी थी, जिसे अब घटाकर 4.8 अरब डॉलर कर दिया गया है। ओला से पहले बायजूस की वैल्यूएशन में एक बार और स्विगी के वैल्यूएशन में 2 बार कटौती की जा चुकी है, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 11 में जानकारी दी हुई थी। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में गुरुवार 11 मई को 6.5% से ज्यादा का गोता लगाया। यह शेयर निफ्टी 50 में गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ऊपर था, यानी कि यह निफ्टी का टॉप लूजर था आज के दिन में। इंटरडे में शेयर 4,545 रुपए के निचले स्तर तक लुढ़क गया था। हैरानी की बात यह है कि बुधवार शाम को कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे और तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा करीब 10 गुना बढ़ा है, पर उसके बावजूद शेयर में गिरावट देखने को मिली। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 87.5 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 960 करोड़ रुपए के आसपास रहा, पर बाजार को करीब 1100 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान था। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को एकमुश्त घाटा हुआ था, जिस वजह से मुनाफे का बेस काफी छोटा है। इसके अलावा विकसित बाजारों में मजबूत प्रदर्शन से भी मुनाफे को सहारा मिला। तिमाही के दौरान कंपनी की आय 5,437 करोड़ रुपए से 15.8% बढ़कर 6,297 करोड़ रुपए के आसपास रही। कामकाजी मार्जिन 23.9% से बढ़कर 25.9% पर रहे, यानी कि 2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। पर ब्रोकर्स कंपनी के प्रदर्शन से खुश नहीं है और नतीजों के बाद शेयर की रेटिंग और लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं। कोर कारोबार के सुस्त प्रदर्शन और नतीजों में रेवलीमिट के जेनरिक के योगदान में कमी से ब्रोकर्स ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं। ब्रोकिंग हाउस नुवामा ने शेयर की रेटिंग घटाकर रिड्यूस कर दी है और लक्ष्य 10% घटाकर 4,200 रुपए कर दिया है। इसी तरह प्रभुदास लीलाधर ने भी रेटिंग घटाकर रिड्यूस कर दी है और लक्ष्य में 8% की कटौती की है और नया लक्ष्य 4,500 रुपए पर तय किया है। वित्त वर्ष 2023 के ऊंचे बेस से मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि वित्त वर्ष 2024 की ग्रोथ में कमी देखने को मिलेगी, इसीलिए न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 4,500 रुपए निर्धारित किया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और लक्ष्य 4,750 रुपए पर निर्धारित किया है। दूसरी खबर, कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी दिग्गज कंपनी L&T के शेयरों में नतीजों के बाद 5.5% तक की गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को दिन के दौरान शेयर ने 2237 रुपए 35 पैसे का निचला स्तर भी छुआ और सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था, यानी कि सेंसेक्स का टॉप लूजर था। बावजूद इसके कि चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में साल दर साल 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3,621 करोड़ रुपए से 10.1% बढ़कर 3,987 करोड़ रुपए पर रहा, पर बाजार को अंदाजा था कि इससे कहीं ज्यादा मुनाफे में बढ़त देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी के कामकाजी मार्जिन में भी कमी हुई है। कामकाजी मार्जिन 12.3% से घटकर 11.7% पर रहे हैं। बाजार को अनुमान था कि मार्जिन में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी गिरावट होगी, बाजार शायद इस चीज के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है कि नतीजों के बाद ब्रोकर्स की शेयर पर राय बटी हुई है। एमके ग्लोबल का मानना है कि एक साल में करीब 45% की बढ़त के बाद और अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में कम नजर आ रही है, इसीलिए शेयर की रेटिंग खरीदे यानी बाय से घटाकर होल्ड कर दी गई है और लक्ष्य 2,303 रुपए पर बरकरार रखा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रेटिंग ऐड से घटाकर रिड्यूस कर दी है और लक्ष्य में भी 4% की कटौती की है।
एम्बिट कैपिटल ने तो शेयर पर बिकवाली की राय दे दी है। उनके मुताबिक इंफ्रा सेगमेंट के मार्जिन गिरकर 7% के ऑल टाइम लो पर पहुंच गए हैं, पर नुवावा ने बाई रेटिंग बरकरार रखी है और शेयर पर 2750 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि 30 सितंबर 2023 से एएम नायक ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी के मौजूदा सीईओ और एमडी एसएन सुब्रमण्यम को सीएमडी का पदभार सौंपा गया है, जो 1 अक्टूबर 2023 से इस पदभार को संभालेंगे। तीसरी खबर, वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में सिटी गैस कंपनी गुजरात गैस के मुनाफे में साल दर साल 16% की गिरावट देखने को मिली, पर मुनाफे में गिरावट के बावजूद गुरुवार को शेयर में 6.5% तक का उछाल देखने को मिला। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 444 करोड़ रुपए से घटकर 369 करोड़ रुपए पर रहा है। यही नहीं, तिमाही के दौरान कंपनी की आय साल दर साल 4,773 करोड़ रुपए से 14% घटकर 4,074 करोड़ रुपए के आसपास रही है। पर आय और मुनाफे में गिरावट के बावजूद इस शेयर को लेकर ब्रोकर्स का भरोसा अब भी बरकरार है, क्योंकि आय और मुनाफे में गिरावट के बावजूद जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे बेहतर नतीजे इस कंपनी ने घोषित किए हैं। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि छोटी अवधि में नतीजों में उतार चढ़ाव रह सकता है, पर मध्यम से लंबी अवधि में वॉल्यूम ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। इसलिए शेयर पर खरीदारी की राय अब भी बरकरार रखी गई है। इसी तरह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 585 रुपए का लक्ष्य दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने तो शेयर पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 610 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसी के साथ यस सिक्योरिटीज ने एड रेटिंग के साथ 565 रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। चौथी खबर, चौथी तिमाही के नतीजों के बाद स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स और कार्बन स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनी रत्नामणि मेटल्स के शेयर ने गुरुवार को 2,528 रुपए का 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर छुआ। दिन के दौरान शेयर में 13% तक का उछाल देखने को मिला। वजह है आय और मुनाफे में साल दर साल मजबूत ग्रोथ, जो कि बाजार अनुमान से बेहतर रही है। चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 113 करोड़ रुपए से 71% बढ़कर 194 करोड़ रुपए पर रहा। वहीं इस दौरान आय 53% बढ़कर 1506 करोड़ रुपए के आसपास रही। नतीजों के साथ बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने को भी मंजूरी दी है, जो एक या उससे ज्यादा चरणों में जारी किए जा सकते हैं। हाल में कंपनी ने स्टेनलेस स्टील पाइप क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की थी और पूरे क्षमता विस्तार खर्च पर करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च करने की योजना है। क्षमता विस्तार योजना पूरी होने पर कंपनी की ग्रोथ में लंबी अवधि के लिए बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कल के बाजार पर कौन से ऐसे इवेंट्स और ऐसे ट्रिगर्स हैं जो खास तौर पे असर डाल सकते हैं। सबसे पहले 11 मई के ट्रिगर्स की बात करें तो एमएससीआई के मई 2023 के इंडेक्स रिव्यू का ऐलान होगा, जो कि बाजार बंद होने के बाद आने वाला है। इसमें कई सारे शेयरों पर असर हो सकता है और खास तौर पे अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों का वेटेज घट सकता है, ऐसा बाजार अनुमान करके चल रहा है। क्या फैसला आता है, किन किन स्टॉक्स के जो वेटेज हैं वो कम किए जाते हैं, उन पर खास तौर पे शुक्रवार के सेशन में बाजार की नजर रहेगी। 11 मई के ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी बैठक का फैसला आना है। 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसका यूरोपियन मार्केट्स पे, यूएस के मार्केट्स पे क्या असर होता है और शुक्रवार को इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका के अप्रैल महीने के पीपीआई के आंकड़े भी जारी हुए हैं। उसका असर यूएस के मार्केट्स पर और बाद में इंडियन मार्केट्स पर कैसा होता है, ये देखने वाली बात होगी। नतीजों की जहां तक बात है तो निफ्टी के 2 कंपनियां सिप्ला और टाटा मोटर्स, इनके शुक्रवार को नतीजे जारी होने हैं। और एफएनओ यानी वायदा बाजार की बात करें तो एक लंबी सूची है, जिसमें पॉलीकैब, मन्नापुरम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, कोलगेट, एचपीसीएल, वेदांता, इनके भी नतीजे जारी होने हैं। और इसके अलावा रियल एस्टेट स्पेस की दिग्गज कंपनी डीएलएफ, एचएएल और आईजीएल, इनके भी नतीजे जारी होने हैं। इस पर खासतौर पे बाजार की नजर रहेगी। टाटा मोटर्स के नतीजे जारी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब कंपनी कोई नतीजे घोषित करती है तो उसमें डिविडेंड का भी ऐलान करती है। तो टाटा मोटर्स के लिए इतना अलग क्यों है? दरअसल ये इसलिए अलग है क्योंकि 2016 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब टाटा मोटर्स का बोर्ड डिविडेंड के ऊपर विचार करेगा। यानी 7 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा कि टाटा मोटर्स का बोर्ड डिविडेंड के ऊपर फैसला लेगा। अगर ऐसा होता है तो शेयर पे किस तरह का असर होता है, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय बाजारों की जहां तक बात है तो अप्रैल महीने के सीपीआई महंगाई के आंकड़े और मार्च महीने के आईआईपी के आंकड़े भी जारी होंगे। ये बाजार बंद होने के बाद जारी होंगे। उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी देखना होगा। और टीम लीज पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इसका बायबैक खुलेगा, जो कि 25 मई तक खुला रहेगा। इसका जो बायबैक प्राइस है वो 3050 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। 3.5 लाख शेयरों का ये बायबैक है, जो कि टेंडर रूट के जरिए होना है। तो टीम लीज का शेयर भी कहीं ना कहीं फोकस पे रहेगा। इसके अलावा एवलॉन टेक, इसके ऊपर भी नजर रखिए। 6 महीने का जो एंकर लॉक इन है, जो आईपीओ का प्री आईपीओ का लॉक इन होता है, वो भी खत्म होगा। तो क्या कोई प्रेशर देखने को मिलता है, कोई सप्लाई आती है शेयरों की, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके साथ साथ अदानी ग्रुप एक बार फिर से फोकस में रहेगा। अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई होने वाली है, जिस पर 6 सदस्यों का जो पैनल बना था वो अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुका है। तो क्या फैसला आता है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और गो फर्स्ट ये भी फोकस में रहेगा। और इसकी जो कंपनी है जो बॉम्बे बर्मा जो इसमें करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी रखती है, उस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि एसएमबीसी जो कि इनका एक लेसर है उसकी अर्जी पर एनसीएलटी में सुनवाई होने वाली है। क्या फैसला आता है उस पर भी ध्यान देना होगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो शुक्रवार को यूके के पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी होंगे। कैसे रहते हैं ये आंकड़े, उस पर बाजार खासतौर पे फोकस करेंगे। तो इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यहीं पर समेटने का। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ बाजार में एक्टिव स्टॉक्स के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।